हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश मित्तल और टॉपर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा कि किस प्रकार से यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ और क्यों पुर्तगाल और स्पेन भारत में आने के लिए इतनी कोशिश करते रहे। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगाल ने भारत में अपना विस्तार किया। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा कि पुर्तगाल के सम्राट ने यहाँ पर दो नाविकों को भेजा। उसके बाद वे नाविक अच्छी मात्रा में लाभ कमाकर जब वापस लौटते हैं तो सम्राट को समझ में आता है कि अब इस प्रकार से नहीं चल सकता है, तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन लादना पड़ेगा, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके कारण उसने 1505 में 3 वर्ष के लिए गवर्नर की नियुक्ति कर दी और उसको सख्त हिदायत दी कि भैया तू जाएगा हिंदुस्तान में तुझे व्यापार तो करना ही करना है, साथ में तुझे जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म है, उसका भी प्रचार प्रसार करना है। और तीसरी जो तुझे चीज़ करनी है वो यह है कि जो मुस्लिम व्यापारी हैं उन सबका दमन करना है, उनको लूटना, उनको मारना पीटना और एक्सिक्यूट करना, उनको मार देना है तो मार भी देना। ऐसा कहकर उसको भेजा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दोस्तों पहला गवर्नर यहाँ पर नियुक्त होता है। वह भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने आता है, अदन, आरमूज और मलक्का को जब्त करता है और मुस्लिम व्यापार को वहाँ पर एकदम ठप ही कर देता है। उसने अंजादिवा, कोचीन, कन्नौर, किल्वा आदि में किलाबंदी की। यहाँ पर आकर दोस्तों वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने समझा कि पुर्तगालियों को रोकना ही चाहिए और उसने लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। डी अल्मेडा जल्दी ही इस चुनौती से उबर गया। उसने उत्तरी अफ्रीका में मूर को भी हराया, परंतु 1507 में मिस्र की सेना यानी ममलूक जो वहाँ के लोग थे और गुजरात की सेना ने साथ में मिलकर द्वीप के पास पुर्तगालियों को हरा दिया। इसमें दोस्तों अल्मेडा का पुत्र पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। इसका बदला अगले ही वर्ष अल्मेडा ने ले लिया और उसने मिस्र और गुजराती सेना का सारा जो जहाजी बेड़ा था उसे नष्ट कर दिया और अब पुर्तगालियों को यहाँ टक्कर देने वाला कोई नहीं था। अब दोस्तों भारत में विस्तार किया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा और अधिक विस्तार मिला इसको। वह भारत आया, उसने हिंद महासागर के सभी स्थानों पर अपने बेस लगा दिए और वहाँ से चौकसी करने लगा। जो जाने लगे उनको परेशान करने लगे पुर्तगाली लोग। 1510 में दोस्तों उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था जिसका उनको बहुत अधिक फायदा मिला। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जो नीति थी वो ब्लू सी की नीति थी, यानी नीले सागर की, जिसका सिंपल सा मतलब है कि एकाधिकार प्राप्त करना और किसी भी व्यक्ति को उस ब्लू सी में नहीं आने देना, जिसके तहत ये लोग पास देते थे। और समुद्र में जाने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को भारत से समुद्र में जाना है तो उनको गोवा में आके पास लेना पड़ता था, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से, अदरवाइज पुर्तगाली उनको समुद्र में लूट लिया करते थे और ये श्योर था कि अगर वो पास नहीं लेंगे तो उनको लूट लिया जाएगा। 1515 में दोस्तों मलक्का और ईरान के कुर्मुस पर भी पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। इसके बाद उनकी जो कब्जा करने की नीति थी वो ख़त्म नहीं और आगे बढ़ती ही गई। दोस्तों उन्होंने सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, श्रीलंका के कोलंबो आदि पर अपने जो कहना चाहिए व्यापारिक कोठियाँ होती हैं स्थापित की और 1518 में चीन के संचाव द्वीप पर भी कब्जा कर लिया और अपनी बस्ती बसाई। 1531 में चाउल, 1532 में द्वीप, 1534 में सॉल्सेट और बसीन और 1536 में क्रेगानोर, मैंगलोर, होनावर, भटकल, केन्नौर और क्विलोन और भावनगर में कारखानों का दुर्गीकरण कर दिया। और कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टम और पुलिकट 2 शहर इन्होंने अपने कब्जे में रख लिए। 1536 में इन्होंने बंगाल के शासक से चटगांव और सतगांव में फैक्ट्रियों की इजाज़त ले ली और उसके 40-50 साल बाद जब अकबर का बंगाल पर राज हो गया तो अकबर की अनुमति से उसने हुगली में भी अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। अब दोस्तों ये लोग व्यापार कैसे करते थे? तो व्यापार करने के लिए दोस्तों ये वहाँ से सोना चांदी लेके आते थे, हीरे जवाहरात, और
क्योंकि विनिमय तो चाहिए पड़ेगा कि जब आप मुद्रा नहीं चली तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो वहाँ से सोना चांदी और हीरे जवाहरात लाते थे, और यहाँ से काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील ले जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से कपड़े, बंगाल से जटामासी, और दक्षिण पूर्व एशिया यानी जो आपका मनीला वगैरह इलाका है वहाँ से लाख, लौंग और कस्तूरी ले जाते थे। इसके बदले में जब जहाज यूरोप जाता था तो यूरोप से वो जर्मनी और इंग्लैंड से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि भारत लाकर बेच देते थे। 1530 में इन्होंने क्या किया, जो इनकी पहली बेस कैंप थी कोचीन जो दुर्ग था, वहाँ से अपनी राजधानी को हटाकर गोवा ले गए। उस समय जो इनका गवर्नर था वो नीनो द कुनह था। 1534 में बेसिन द्वीप उन्हें मिला गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा, क्योंकि उस समय हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण कर रखा होता है और बहादुर शाह चाहता है कि पुर्तगाली ढुलमुल रवैया ना अपनाए, उसके लिए लड़े। इस कारण वो उनको बेसिन द्वीप दे देता है। बाद में यही पुर्तगाली उनको जहाज़ पर बुलाकर उसकी बहादुर शाह की हत्या कर देते हैं। वो एक अलग कहानी है। अब दोस्तों, क्योंकि 1498 के बाद का समय 1526 यहाँ पर बाबर आ जाता है, मुग़लों का वो होता है, और 1556 में अकबर यहाँ पर बैठ जाता है, तो हम समझेंगे कि अकबर और पुर्तगालियों के संबंध कैसे थे। तो दोस्तों, अकबर 1572 में केम्बे की खाड़ी में पहली बार पुर्तगालियों से मिलता है, और 1578 में वह फतेहपुर सीकरी ईसाई धर्म के ऊपर वाद विवाद करने के लिए एक पादरी एंटोनियो कैब्रल को बुलाता है। लेकिन उसको समझ में आता है कि इस पादरियों को ज़्यादा दम नहीं है और वो उसके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाता, सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इस कारण अगले साल वो गोवा पे एक चिट्ठी लिखता है और गोवा से बोलता है कि 2 बहुत ज़्यादा दिमाग वाले ज़हीन लोग उनके पास भेजे जाएं। तो 1580 में रोडक्लिफो एक्वाविका और एंटोनियो मोनसेट, ये 2 पादरी होते हैं, ये जाते हैं, उससे मिलते हैं, 2-3 साल वहाँ पर रुकते हैं फतेहपुर सीकरी में। इसके अलावा 2 मिशन 1590 और 1595 में दोबारा अकबर से मिलने जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी अकबर को धार्मिक रूप से धार्मिक विचार को उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। शुरुआत में पुर्तगालियों को लगता है कि वह अकबर को ईसाईयत में कन्वर्ट कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है और अकबर उनके विचारों से संतुष्ट नहीं होता है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर मुसलमानी उलेमाओं को संतुष्ट रखने के लिए तटस्थता की भूमिका निभाता है और वो ईसाइयों से दूरी बनाकर रखता है, परंतु 1606 में उसने समर्थन देता है और लाहौर में एक भव्य और विशाल चर्च और कॉलेजियम बनाने की उनको अनुमति दे देता है। 1608 में जहांगीर आगरा में दीक्षा स्थान भी दे देता है, जहाँ पर वह अपनी दीक्षा वगैरह दे सकते हैं, और साथ ही सड़कों पर उनके जुलूस निकालने की आज़ादी दे देता है। आगरा में जहाँ उसका सिंहासन था जहांगीर का, उसमें जॉन जैसे अन्य संतों के आसपास पेंटिंग लगी होती है, जिससे यह अफवाह फैल जाती है कि जहांगीर ईसाईयत में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यह अफवाह होती है, वो ईसाई नहीं बनता है। लेकिन इन सब से कयास लगाते हैं कि जो पुर्तगाली होते हैं उनको लगता है कि यदा कदा जहांगीर कन्वर्ट कर जाएगा। दोस्तों, 1627 में शाहजहाँ का काल आ जाता है, लेकिन इसके पहले ही बहुत सारी परिस्थितियां हिंदुस्तान में बदल गई होती हैं। पुर्तगालियों के अलावा अन्य यूरोपियों में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भी यहाँ भारत आना चालू कर देते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सफल जो होते हैं वो अंग्रेज होते हैं। शाहजहाँ पुर्तगालियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं पर रोक लगा देता है, क्योंकि उसे पुर्तगालियों के बेहद बेकार घमंडी तरीके के व्यवहार का पता चल जाता है। होता क्या है दोस्तों, शाहजहाँ की जो बेगम है मुमताज़, उसकी 2 दासियों को पुर्तगाली बंदी बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा उनका अपमान करते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों की श्रेष्ठता समुद्र में रहती है और समुद्र में उन्हें कोई हरा नहीं पाता। इसी कारण शाहजहाँ वगैरह भी कुछ नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि इनका अल्टरनेट उनको मिले। तो अब धीरे धीरे अंग्रेज जब बढ़ रहे होते हैं, तब ये लोग उस पर शाहजहाँ वगैरह उन पर लगाम लगाना चालू कर देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में अहंकारी और घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार से धनार्जन किया होता है, बल्कि वह हिंदू मुसलमान के बच्चों को उठा ले जाते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं और उनको बेचकर भी मुनाफा कमाते हैं। तो इस प्रकार से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ के बच्चों को ले जाके यहाँ वहाँ बेच देते हैं। अंत में क्या होता है दोस्तों, पुर्तगालियों का दमन हो जाता है हिंदुस्तान में। तो हम समझेंगे कि
क्या वो कारण है जिसके कारण पुर्तगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में नहीं चल पाई, या यूँ समझे कि वो गोवा और दमन दीव, नागर हवेली जैसे छोटे क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। तो 1580 में दोस्तों पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो जाता है, जिसके कारण जब स्पेन का भी धीरे धीरे दमन होता है तो पुर्तगाल भी अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर होना चालू कर देता है। 1588 में यूरोप में क्या होता है, अंग्रेज़ लोग स्पेन को हरा देते हैं, जिसके साथ पुर्तगाल भी जुड़ा हुआ है। और 1596 में जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला इलाका है, यहाँ पुर्तगाली होते हैं, उनको डच वहाँ से मार के भगा देते हैं। 1612 में सूरत में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज़ों से इनका युद्ध होता है, जिसमें पुर्तगाली बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। दूसरा जो उनको बस्ती होती है, जो उनकी बस्ती होती है बंगाल में, उनको मिली होती है अकबर के द्वारा, हुगली, उस पर भी ये लोग बहुत आपत्तिजनक काम करते हैं, जिसके कारण शाहजहां नाराज़ हो जाता है और वो कासिम खां के नेतृत्व में 1 लाख की सेना भेजता है। सेना वहाँ 3 महीने रुकती है। किला तो नहीं होता है, लेकिन छोटी मोटी जगह है आसपास दल में घिरी होती है, वो उसको घेर लेते हैं और पुर्तगाली वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। इस प्रकार जो हुगली है उस पर भी मुग़लों का अधिकार हो जाता है। 1641 में जो इनकी मलक्का है उसे डच छीन लेते हैं और 1663 में मालाबार के सभी दुर्ग भी डचों द्वारा छीन लिए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों पुर्तगालियों का जो है दमन हिंदुस्तान में हो जाता है और उसके बाद पुर्तगाली कभी खड़े नहीं हो पाते हैं और वो छोटी मोटी जगह, जैसे मैंने आपको बताया कि गोवा, दमन दीव वगैरह में ही रह जाते हैं, जिनको बाद में 1961 में इंडियन गवर्नमेंट भगा देती है यहाँ से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही भारत को छोड़कर जाते हैं। तो हम दोस्तों समझ पाए कि किस प्रकार से वास्को डी गामा, फिर बार्थोलोमेओस वगैरह यहाँ पर आए और किस प्रकार से पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। पूर्वी तट पर भी, जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं, और पश्चिमी तट जिसे मालाबार तट भी कहते हैं। दूसरी जो हम मेन चीज़ इसमें डिस्कस नहीं कर पाए वो ये थी कि ये लोग आखिर आए कैसे। तो दोस्तों पहले भारत में जो मॉनसून सीज़न होता था वो मई में आता था और उसी की मदद से जो वास्को डी गामा है, मॉनसून की मदद से अपना जहाज़ यहाँ तक लेके आ पाया। और उसकी मदद एक अरबी व्यापारी, मस्जिद करके एक अरबी व्यापारी था, उसने की थी। उसको नेविगेट किया, उसको बताया ये रास्ता है, जिस रास्ते के तहत वो यहाँ पर आ पाया और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। साथ में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इसके शॉर्ट नोट्स, जो हमें अन्य परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आएंगे।